हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज हम लोग समझेंगे फॉइल्स 14 प्रिंसिपल्स एंड एफडब्ल्यू टेलर्स के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सब के बारे में। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं हेनरी टूल्स के बारे में थोड़ा सा। हेनरी टूल्स एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्हें एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। वो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था इंडस्ट्रीज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशंस। उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। और उन्होंने सबसे पहले बताया है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में। वो एज अ बोले तो बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, बहुत सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है 4 ही प्रिंसिपल्स। रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्या होता है। प्रिंसिपल्स क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपका एक जनरल गाइडलाइंस होता है जो हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में। एक मैनेजर्स को बहुत समय में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आता है जो उस समय वो डिसाइड नहीं कर पाता वो कैसे किस चीज़ को डिसाइड करे या कैसे काम करे। तो इसमें मैनेजर्स को हेल्प करता है ये जनरल गाइडलाइंस, जिसके थ्रू वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ प्रिंसिपल विच हेल्प्स मैनेजर टू टेक डिसीजन, टू मेक डिसीजंस। उन्होंने सबसे पहले बताया, उनके 14 प्रिंसिपल्स में से उनका सबसे पहला प्रिंसिपल्स ये था कि पहला डिवीज़न ऑफ वर्क। काम को डिवाइड करो, छोटे छोटे टास्क में बांट दो। तो उन्होंने काम को डिवाइड करने के बारे में बोला कि छोटे छोटे टास्क में बांटने से क्या होता है, काम काफ़ी ईजी हो जाता है और ईजिली हम लोग उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन टू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन्स। उन्होंने बोला कि काम को अकॉर्डिंग टू एक पर्सन्स के, अपना एम्प्लॉय के कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से बांट दो। इंसान के पास जैसा क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से उनको काम प्रोवाइड करो, जैसा कैपेबिलिटीज़ है और जितना एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर उसको काम दो। जैसे कुछ एक फैक्ट्री का एक मशीन्स है जो बहुत बेटर वे में काम करता है, उस मशीन्स पे एज अ स्पेशलाइज तो एक्सपीरियंस लेबर होते हैं उनको बैठाओ। ऐसा नहीं कि आप जो फर्स्ट पर जो आपका स्टार्टिंग में आया नया कोई लेबर था तो मैंने उसको बैठा दिया, तो वैसा नहीं है। जो एक्सपीरियंस बनता है उनको नहीं, तो उनको बैठाना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि एज अ क्वालिफिकेशंस के हिसाब से लो, तो वो बोले। फिर उन्होंने बोला कि व्हेन अ पर्सन परफॉर्म जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इफिशिएंसी विल इम्प्रूव। उन्होंने फिर बोला कि अगर किसी एक काम को हम लोग बार बार करेंगे तो काम करते करते हम उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और मेरा एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि हम किसी एक काम को हम लोग कंटिन्यूअस वे में करते जा रहे हैं तो मेरा क्या हो जाए, हम उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और मेरा एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाता है। फिर हम लोग सेकेंड में देखते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज़ क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स बेसिकली होता है पावर। हम लोग क्या होते हैं, अपने मैनेजर्स के पास पावर्स होता है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो हम लोग बोले हैं कि अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। किसी भी मैनेजर को बहुत ज़्यादा पावर्स मत दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मत दो, ऐसा नहीं है। हर एक मैनेजर्स को प्रॉपर बेस से अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वो अपना मैनेजर्स हो या वर्कर्स हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, उन लोगों को अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साथ में उनको पावर भी प्रोवाइड करो और उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखो। बैलेंस, उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस अथॉरिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर हम लोग ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर दे देंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी लाया जा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग विल नॉट अलाउ वर्कर्स टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। अगर हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे, अगर उनको अथॉरिटी ना दे, पावर्स ना दे, तो काम कैसे करवाएंगे? सपोज कोई काम करना है, मान लेते हैं एक काम करना है, उस काम को करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, जाओ
एक एम्प्लॉय से काम करवा लो आप ऐसे करके। अब एम्प्लॉय बोला है कि आपके पास पावर क्या है, आप मेरे से काम कैसे करवा सकते हैं, तो उसके साथ साथ उसको पावर्स भी देना पड़ेगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये 14 प्रिंसिपल का मतलब हेनरी फ्यूज का सेकंड प्रिंसिपल था। फिर उन्होंने थर्ड में बताया डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन मतलब हर एक फैक्ट्रीज में एक डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर में। जैसे हम लोग देखते होंगे स्कूल्स में होता है ना, आ जाते हैं डिसिप्लिन के मामले में, बोलते हैं आइए कहाँ हो तुम, कैसे ड्रेसअप किए हो, ये किए हो वो किए हो, कहाँ क्या प्रॉपर बैठो, ये करो, आई आते हैं स्कूल के, आ जाते हैं टीचर्स लोग। तो डिसिप्लिन क्या होता है? फॉल्स बिलीव्स दैट डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने बोला कि डिसिप्लिन एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे होना चाहिए, वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो, हर एक जगह पे डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक जगह पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ही चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ पर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो हो। साथ में उन्होंने बोला कि अगर कोई भी रूल ब्रोकन होता है, देयर मस्ट बी अ जूडियस एप्लीकेशन, उसके हिसाब से जूडियस एप्लीकेशन लेना होगा और पेनल्टीज भी चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि मेरे कंपनी में, मेरे स्टाफ ऑफिस के अंदर स्मोकिंग करना मना था, तो हम लोग उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और उसको इसके आपसे बोला भी जा सकता है कि आप ये नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये डिसिप्लिन होता है जो आपके हेनरी फर्स्ट ने बोला था। फिर उन्होंने 4th नंबर में बोला यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, हर एक एम्प्लॉय को रिसीव करना चाहिए ऑर्डर एक बॉस से। अगर एक से ज़्यादा बॉस हो जाए, मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, उसमें 2 मैनेजर्स हैं, 2 मैनेजर्स हैं और एक कोई एम्प्लॉय है। ये मैनेजर ने बोला कि जाओ कुछ पेपर्स लेके आओ, मुझे ज़रूरत है, और इन्हें फिर बोला कि मुझे भी कुछ काम है, इस दूसरे किसी पेपर को लेके आओ। अब एम्प्लॉय गया, अब ये मिस्टर ए है मैनेजर और मिस्टर बी हैं, तो मिस्टर ए ने बोला कि मेरा काम करके आओ, और ये बी ने भी बोला। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं ये कंफ्यूज है, वो बोलेंगे हम किसका काम करें पहले, मिस्टर ए का करें मिस्टर बी का करें। मान लेते हैं उन्होंने मिस्टर ए का काम कर दिया पहले, तो मिस्टर बी बोल रहे हैं तुमको मैंने काम बोला था, तुम काम क्यों नहीं किए, तो हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, मिस्टर बी का बात सुन लेगा पहले, तो मिस्टर ए बोलने लगेंगे कि आप तो मेरे काम पहले क्यों नहीं किए, हमने तुमको ऑर्डर दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ़ देयर आर मल्टीपल बॉसेस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्यूज़न, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू वर्क एज ही कांट डिसाइड वेयर वर ऑर्डर टू फॉलो फर्स्ट। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते एम्प्लॉय कि किसका ऑर्डर सबसे पहले माने। और इसके बाद भी अभी आएगा यूनिटी ऑफ का डायरेक्शंस क्या होते हैं, फिर बाकी सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये प्रिंसिपल्स बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के प्रिंसिपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।